नमो नमः। आज के इस रजस्वला परिचर्या के मासिक सत्र में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा एक अलग प्रारूप से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक पॉडकास्ट की तरह प्रस्तुत हो रहा है। जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ हमने इसको पॉडकास्ट के रूप में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सम्मुख जो है इसको इस समय पर लेकर आ रहे हैं। तो हर बार की तरह हम आरंभ करेंगे धन्वंतरि प्रार्थना से। धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रजस्वला परिचर्या का जो हमारा ये वेबिनार का सीरीज है, इसके अंतर्गत हम इस कार्यक्रम में हर महीने एक विशेष विषय के ऊपर, रजस्वला परिचर्या से संबंधित एक विशेष विषय के ऊपर इस इस सत्र को लेकर आते हैं। तो आज के लिए जो हमारा विषय है वो बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। वो विषय है कि जो पीरियड्स आज के समय में बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से, जो जिसको माहवारी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल नहीं रह गई हैं, लेकिन वो इतने बड़े स्तर पे फैली हुई हैं कि हम उनको नॉर्मलाइज करे जा रहे हैं। जैसे दर्द होना, पीरियड्स में दर्द होना, कष्ट होना, पेट के अंदर, शरीर के अंदर, पैरों में एक्यूट पेन होना, क्रैम्प्स होना, सिर दर्द होना, और उसके साथ साथ और बहुत कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। और क्योंकि जिस तरह का हमारा जो लाइफस्टाइल है और हम जो परिचर्या आदि फॉलो नहीं करते हैं, जो नियम पालन करने चाहिए नहीं करते हैं, उसके कारण के से जो शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी व्याधि, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स या कंडीशंस भी डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो है हमारा जो पीरियड्स का टाइम है वो बहुत माने वो बहुत नॉर्मल नहीं निकलता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से जो रजस्वला परिचर्या का जो हमारा फोकस है, आयुर्वेद ने स्त्री के स्वास्थ्य के लिए, उसका स्वास्थ्य हर समय पूरे जीवन अच्छा रहे, उसके रहस्य को समझा है। और वो रहस्य है उसके पीछे कि उसका जो शरीर का पूरा तंत्र है वो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उसके प्रजनन तंत्र से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर उसका जो गर्भ है वो प्रमुख है। और इस गर्भ से रिलेटेड जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो हर महीने हर स्त्री को करीब 12 वर्ष से लेके 50-55 वर्ष की आयु तक, जिसको हम रजो प्रवृत्ति का काल कहते हैं, उस समय में हर महीने उसको मेंस्ट्रुएशन होते हैं, माहवारी होती है या पीरियड्स होते हैं। तो ये जो समय होता है, इस समय ये 3 से 5 दिन का जो समय होता है, इस समय में और इस समय के अनुकूलता से क्या किया जाए और क्या न किया जाए, इसको लेके आयुर्वेद एक तरीके से एक प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। एक हमको विशेष रेजीम को, एक विशेष डिसिप्लिन को फॉलो करने के रिकमेंडेशन देता है, जिसकी वजह से हमको ना तो ड्यूरिंग पीरियड्स कष्ट हो या कोई समस्या हो, और ना ही जो ओवरऑल जो हमारी लाइफ है फॉर रेस्ट ऑफ द डेज, या जो हमारा सारा जीवन है वो हमारा सुचारू रूप से चले, हमको किसी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट ना हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिस समय किसी स्त्री का जब संतान उत्पत्ति का, गर्भाधारण का समय आता है, उस समय भी जो है समस्याएं जो है पैदा ना हो, उसके लिए रजस्वला परिचर्या का पालन किया जाता है। तो ये जो रेजीम है, इसको रजस्वला परिचर्या कहा जाता है। रजस्वला अर्थात वो स्त्री जो मेंस्ट्रुएटिंग है और जो उसके बाद जो है वो ओव्यूलेशन पीरियड में है, उसको रजस्वला कहा जाता है। और परिचर्या अर्थात रूटीन या एक तरीके का एक डिसिप्लिन या कुछ जो एक डूज एंड डोंट्स का एक तरीके से एक फ्रेमवर्क है, जिसको पालन करने के बारे में आयुर्वेद बताता है। और इसकी जो पूरी जानकारी है, पूरी माहिती है, रजस्वला परिचर्या क्या है, वो एक एक परिचर्या कौन सी है, उसको क्यों पालन करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, और उसके पीछे के जो पूरे लॉजिक और साइंटिफिक तर्क हैं, वो पूरे हमारे इस रजस्वला परिचर्या के कोर्स के अंदर उपलब्ध हैं।
तो आप इसके पहले और दूसरा जो चैप्टर है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। जिस भी भाषा में आप सहज हो उस भाषा में आप इसके पहले और दूसरे चैप्टर्स में इनको, ये सेल्फ पेस्ड है, वहां जाकर आप उसको अपने आप देख सकते हैं। जैसे ये जो सत्र है इस समय ये सबसे अंत में जो चैप्टर की लिस्ट है वहां से प्रसारित हो रहा है। इसी में ऊपर चैप्टर 1, चैप्टर 2 या अध्याय 1, अध्याय जो दो जो है वहां पर इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो उपलब्ध है। तो उसमें आप जाके इसकी प्रत्येक परिचर्या को पूरी तरह से समझ सकते हैं, जिसके अंदर जो तीन मुख्य बातें हैं, जो तीन मुख्य परिवर्तन जो हैं, इसको ऋतु इसलिए कहा जाता है या ऋतुचर्या। ऋतु अर्थात सीजन। ये जो समय है ये अन्य 25-26 दिनों से अलग होता है, उसका एक विशेष काल होता है, इसीलिए इसको ऋतु कहा जाता है या ऋतु भी कहा जाता है, जैसे हमारे मौसम होते हैं। उसी तरीके से इस समय में तीन मुख्य परिवर्तन जो है स्त्री के शरीर के अंदर होते हैं। एक, उसके अंदर के शरीर का जो है वो तापमान बढ़ता है। दूसरा, जो उसके शरीर के, जो आयुर्वेद की दृष्टि से जो हमारा शरीर है, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, वो तीन दोषों से, वात पित्त और कफ के एक सर्टेन कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। तो उस कॉम्बिनेशन में और उनके अपने अपने स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होता है, जिससे पीरियड्स आसानी से हो जाएं, जिससे जो ब्लड फ्लो वगैरह है वो ठीक रहे, नॉर्मल रहे। वो एक चेंज होता है। वायु का जो गति है, वायु की शरीर के अंदर जो हमारी वायु जहाँ जहाँ रहती है उसमें जो अपान वायु होती है, यानी जो शरीर के मल को या जिसकी जो गति होती है ऊपर से नीचे की ओर होती है, वो सबसे एक्टिव होती है और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग है या जो फ्लो है वो निर्विघ्न रूप से होता है। तो इन तीनों जो, ये जो तीनों दोष हैं कफ वात और पित्त में जो परिवर्तन होता है इस समय पर, उसमें हमको डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करनी है। उस प्रकार की हमारी चर्या होती है, स्त्री की चर्या होती है। और तीसरा जो पक्ष होता है वो होता है शक्ति का क्षय होता है, यानी जो एनर्जी होती है बॉडी, उसका भी जो कॉम्पोजिशन या उसकी जो जो गति है वो बदलती है और शरीर के अंदर थोड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हम ऐसे सब काम करने से बचते हैं जिससे हमारी शक्ति का व्यय होता है, वो स्पेंड होती है। जैसे भागना है, बहुत शरीर का श्रम करना है, या इवन मानसिक श्रम बहुत सारा करना है, किसी प्रकार के श्रम करने में हमारी शक्ति लगती है। आज के समय में इस तरह से ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो भाव प्रकाश जी ने, भाव मिश्र जी ने जो भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में 17 ऐसी परिचर्या के बारे में बताया है, और वो इन इन तीनों एरियाज के अंदर कवर होती हैं। हम आज धीरे धीरे, जो समय हमारा ऐसा हुआ है, ये पूरे भारत में वर्षों से, सहस्त्रों वर्षों से इसका पालन स्त्रियां करती हैं, करती रही हैं। अभी भी भारत के दक्षिणी हिस्से के अंदर इसका जो पालन है वो बहुत ही अच्छे रूप से होता है। लेकिन प्राइमरीली जिसे हम अर्बन क्षेत्र कहते हैं, शहर कहते हैं, वहाँ पे इसका पालन लगभग नील हो गया है। तो हमारा ये प्रयास है कि ये रजस्वला परिचर्या के बारे में आप पूरा ज्ञान लेकर, विशेष रूप से जो स्त्रियां हैं, इसको अपने जीवन में उतार कर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपने पीरियड्स को नॉर्मलाइज करें और अपने जीवन को सहज बनाएं। और जिसे कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम अनहेल्थ एंड स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस। उसी के अंतर्गत जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम पीरियड्स को, अपने पीरियड्स को जो है वो नॉर्मल कैसे रखें। नॉर्मल पीरियड्स के क्या क्या सिम्टम है? नॉर्मल पीरियड्स का अर्थ है कि 3 से 5 दिन की अवधि अवधि होती है, जिसमें फर्स्ट 3 डेज और फर्स्ट 3 नाइट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें जो आपका ब्लड का फ्लो है, यानी जो भी गर्भाशय से जो जो मल निकल रहा है, उसको हम मल ही कह सकते हैं, जो 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 लाइनिंग है वो पील होके जो वो निकलती है योनि मार्ग से, तो वो जो है उसके अंदर कोई बाधा ना आए, वो उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, किसी प्रकार की आपको विशेष फटीग नहीं आती है। और उसका जो कलर होता है, जो रक्त होता है, वो शशक के, यानी जो जिसको हम रैबिट ब्लड कहते हैं, उस कलर का, लाल रंग का, लाख का जो रंग होता है उस रंग का होता है। उसमें दुर्गंध नहीं आती है और वो फ्लो प्रवाही होता है, वो फ्लोई होता है। तो ये जो है इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। आज के समय के अंदर ये सिम्टम्स जो हैं धीरे धीरे लोप होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और उसके साथ साथ एक जो चीज़ें, जो मेंस्ट्रुअल आइटम्स हम यूज़ करते हैं, जो हम इसके लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, सैनिटरी पैड्स हो गए, टैम्पॉन्स हो गए, मेंस्ट्रुअल कप्स हो गए, या फिर जिनको हम होममेड नैपकिन्स कहते हैं वो हो गए, अलग अलग होते हैं। और वो जैसे जैसे हम उसको सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पे जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते जाते हैं, उसके कारण हम उन लक्षणों को देख नहीं पाते हैं, हम असेस नहीं कर पाते हैं कि हमारे पीरियड्स नॉर्मल हैं कि नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं वो बिल्कुल सामने होती हैं, जैसे शरीर के अंदर बहुत सारा दर्द होना,
फटीग होना, चिड़चिड़ापन केवल उन दिनों में नहीं, वो कंटिन्यू रहता है और धीरे 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 जो है वो वुमन की जो एक पर्सनालिटी है उसके अंदर भी चेंज लाता है। तो ये सब चीजें अब क्योंकि इस स्टेज पर हम आ गए हैं, तो इस स्टेज से अपने आप को वापस लाने के लिए यानी अपने पीरियड्स को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बड़े सारे एस्पेक्ट हैं। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमारा भारत का जो योग का विज्ञान है, आयुर्वेद जो है वो एक पूरी एनकम्पासिंग साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है, और जिसके अंदर जो योग है वो अंतर्निहित है, दैट मीन्स इट इज इंटरमिंगल्ड। सो योग इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट एंड योग इज नॉट ओनली आसन फॉर दैट मैटर, जिनको हम आजकल योगा बोला जाता है और आज के समय में बहुत सारे वर्जन्स उसके किए जाते हैं। वो ना करके जो मूल रूप में जो योग है उसके 8 अंग होते हैं, उसकी एक सीक्वेंस होती है। और जो रजस्वला परिचर्या है वो भी एक तरीके से आप योग का भाग कह सकते हैं, क्योंकि यम और नियम यानी जो हमको पालन करना है, जो हमारा आचार है और जो हमको मानसिक शारीरिक रूप से करना है, उसके उसको यम नियम कहा जाता है। तो वो भी उसका भाग है। और उसके बाद जो उसके अंदर एक एक अवस्था आती है आसन की, प्राणायाम की, ध्यान आदि की, वो उसका एक क्रम है। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा विषय है कि हम योग और उसके साथ साथ पंच महाभूत का जो विज्ञान है, यानी जिनको हम 5 ग्रॉस एलिमेंट्स कहते हैं, भारत के अंदर या भारतीय विज्ञान में, आयुर्वेद में उसका महत्व बहुत अलग रूप से है। और उसको बहुत विस्तार से न केवल समझाया गया है, बल्कि उसका प्रयोग हमें अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कैसे करना है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो आज उसी को बेस पे रख कर योग से और पंच महाभूत से कैसे हम अपने पीरियड्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को जो है वो ठीक रख सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सम्मिलित हुई हैं डॉक्टर फोरम भागिया। डॉक्टर फोरम भागिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अपना समय हमको देने के लिए। डॉक्टर फोरम भागिया फिजिकली कहें तो राजकोट के अंदर स्थित है, वहाँ पे शी इज़ अ नेचुरोपैथ एंड योगाचार्य। वो नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करती हैं और योगाचार्य भी हैं। और जो विशेष रूप से जो स्त्री की जो अवस्था है, जो स्त्री का जो शरीर है, जो स्त्री की चाहे रजस्वला की, गर्भ की और जो अन्य उसकी हेल्थ रिलेटेड है, उसमें जो है विशेष रूप से इनका जो है वो ध्यान रहता है। और संस्कृति आर्य गुरुकुलम से जो इस रजस्वला परिचर्या अभियान के जनक हैं, उसके साथ पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हैं। और केवल योग और आयुर्वेद की या नेचुरोपैथी की दृष्टि से ही नहीं, सुवर्ण प्राशन की जो बहुत बड़ी जो एक एक अभियान जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम की ओर से चलता है, उसमें एक बहुत बड़े भाग का जो दायित्व है वो डॉक्टर फोरम देखती हैं। और किस तरीके से महिलाओं के माध्यम से, स्त्रियों के माध्यम से स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य और उसके साथ साथ परिवार के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, इस दिशा में बहुत कार्य करती हैं। तो डॉक्टर फोरम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे सत्र में आने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मेरी ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं आपका पूरा परिचय दे पाऊं, तो जो मुझसे भूल हो गई हो आप कृपया उसके अंदर जो भी आप पूर्ण करना चाहें वो पूरे। और उसके साथ साथ फिर हमको ये जो विषय है कि पीरियड जो हमारे हैं, जो महावारी का समय है, उसको ठीक या नॉर्मल रखने के लिए हम योग से और पंच महाभूत की सहायता से किस तरह की चीजें कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए, जिससे हम अपने पीरियड्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। नमस्कारम। हम भारतीय संस्कृति में हमारी संस्कृति की धरोहर है, जो 4 वेद है, फिर उपनिषद है, 18 पुराण है, ऐसे 6 शास्त्र लिखे गए हैं। आयुर्वेद के अंदर चरक संहिता चरक ऋषि ने दी, और आगे पतंजलि ऋषि ने, जो 6 शास्त्रों में से एक पतंजलि ऋषि ने हमें योग दर्शन शास्त्र दिया। वो सभी ऋषियों ने हमें कुछ ना कुछ भेंट दी है, और ये हमारी संस्कृति है, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए लोगों में उसका प्रचार करते हैं, और इससे हम ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्यमय जीवन जी सके, उस पर कार्य करते हैं। ठीक है। तो जो भी नॉलेज है वो मैं आपके सामने साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन हमें 5,000 साल वर्ष पूर्व ही दिया था, कि जो संसार में रह रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, ऐसे महिलाएं, पुरुषों, मनुष्य है, वो कैसे अपने जन्म में, आगे जो हमारा जन्म हुआ है, ये थोड़ा आध्यात्मिक
ताकि और भी होता है योग का जो सेशन रहता है वो, कि हमारा जन्म किस पर्पज से हुआ है। तो हमारा जन्म एक तो जो कर्मानुसार मिला हुआ होता है, और फिर वो आगे हमें जाकर जीव को शिव के साथ मिलना होता है, ठीक है। तो हर एक का कोई ना कोई जन्म लेने का पर्पस है। बट ये जो जीवन पर्यंत हम कैसे स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं संसार के बिजी कार्यों में, क्योंकि हम माता भी है, बहन भी है, ठीक है, और पुरुष है तो वो भी कई सारे किरदार निभाते हैं। वो किसी के भाई भी है, किसी का पिता भी है, किसी का पुत्र भी है। तो हम ऐसे संसार में भूल जाते हैं कि हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं तो क्यों आए हैं। तो हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। और ये मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी होती है जब हम स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीते हैं। और हमें सभी ऋषियों के किसी भी संहिता लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें हमें ये स्टेप बाय स्टेप कैसे अच्छे से जीना है वो पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में अच्छे से दिखाया है। तो इसके चार भाग है, इसको पाद बोलते हैं। तो उस चार पाद में दूसरा जो पाद है उसके अंदर पतंजलि ऋषि ने हमें अष्टांग योग दिया है, कि उसके 8 स्टेप दिए हैं, उसको 8 अंग भी बोल सकते हैं आप। तो ये 8 चरण है, 8 स्टेप है, कि जो हम कैसे वन बाय वन आगे चलते जाते हैं, और लास्ट जो हमारा जीवन का मूलभूत जो कार्य है मोक्ष की प्राप्ति, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो इस हिसाब से है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसका हम वन बाय वन स्टेप आगे आगे जाते हुए हमें लास्ट स्टेप तक चलना है। तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हम प्राणायाम कर ले, डायरेक्ट हम ध्यान में लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पहले हमें संसार में रहते हैं तो सांसारिक जीवन में हमारे खुद के लिए कुछ नियम यम बताए गए हैं, तो उसका पालन करना है। फिर संसार में रहते हैं तो फिर हमें नियम का पालन करना होता है। उसके बाद नियम का पालन दैट मीन कि हमें कुछ अस्तेय है, उसमें बताया गया है कि चोरी नहीं करनी है, असत्य नहीं बोलना है, सत्य वचन बोलना है। तो फिर कोई चीज का संग्रह नहीं करना है, उसको अपरिग्रह बोला गया है। तो ऐसे कुछ नियम दिए गए हैं, उस नियमों का पालन करना रहता है। उसके बाद हम ऐसे श्योर हो जाए कि चलो हम हमारे शरीर से शुद्धिकरण की क्रिया पूरी अच्छे रूप से कर रहे हैं, अंदर से पूरे शुद्ध हो चुके हैं, मन कर्म और वचन से शुद्ध होना है, ना कि सिर्फ शरीर की बाह्य सफाई करनी है, विचारों का भी शुद्धिकरण करना है। उसके बाद हम अगला चरण आसन ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें पीरियड के अंतर्गत जो भी समस्याएं होती है, दीदी अंशु जी ने पहले बताया कि कैसा पीरियड नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो उनमें से कहीं ना कहीं जो हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, दैट मीन कि हमें कुछ ना कुछ इसके अंतर्गत समस्या है। तो उसको हम योगा के थ्रू कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो उसमें आसन भी बताए गए हैं। स्थिरम सुखम आसनम। तो ये आसन जो है वो स्थिरता पूर्वक कोई एक पोजीशन में बैठना, ऐसा बताया गया है। तो ऐसे 6 जो आसन है जो हमारे शरीर में महिलाओं के प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। तो इस आसन का मैं नाम आपको बताती हूँ, चित्र भी दीदी शेयर कीजिएगा। तो पहला होता है शलभासन, जो शलभ है, यानी कि शलभ नाम का जो पक्षी है, इंसेक्ट है, उसके ऊपर से ये नाम पड़ा हुआ है शलभासन, ठीक है। उसके बाद है भुजंगासन, ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है भुजंगासन। ये भी करने से हमारा प्रजनन तंत्र एकदम तंदुरुस्त रहता है। उसके फायदे में आपको लास्ट में दिखाती हूँ, आप लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद है धनुरासन, धनुष्य की तरह उसका शेप होता है। उसके बाद है सेतु बंधनासन। सेतु बंधनासन एक सेतु ब्रिज के जैसा पोज रहता है। उसके बाद है बंध कोणासन, और लास्ट में है विपरीत करनी।
जो आपके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, आप नाम भी लिख सकते हैं। तो ये छो के छो आसन जो है उसको आपने श्वासोश्वास की क्रिया के साथ करना है। सांस को भरना है, छोड़ना है, होल्ड करना है। फिर आसन को बांधने के, जैसे कि हमने ले लिया शलभासन, तो शलभासन को हम जब करते हैं, तो आसन को हम जब बांधते हैं तो वहां श्वासोश्वास की क्रिया का भी ध्यान रखना है और पोज को हमें होल्ड करना है। ऐसे नहीं कि किया और फटाफट खत्म कर दिया फिर दूसरे आसन की ओर चले गए। तो आपको होल्ड करना है, उसके बाद दूसरा आसन करना है। और छो के छह आसन जो है वो रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अब रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे शरीर के जैसे वृक्ष होता है, तो वृक्ष की जड़ें होती है, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा वृक्ष खड़ा रहता है। तो जब बहुत आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तो भी वो अड़ग रहता है। इसी तरह से हमारा पूरा शरीर का ढांचा है वो हमारी रीढ़ की हड्डी की से जुड़ा हुआ होता है। तो जितनी हमारी स्पाइनल कॉर्ड मजबूत रहेगी, स्पाइन हमारी जितनी सशक्त रहेगी, लचीली रहेगी, उस फ्लेक्सिबल रहेगी, उसी तरह से हमारा शरीर भी पूरा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगा। अब देखिए, ये रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, साथ में उसको फ्लेक्सिबल, बॉडी के कई पार्ट को भी फ्लेक्सिबल करता है। फिर बॉडी को एनर्जाइज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, उस हिसाब से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है और शरीर को संपूर्ण स्वस्थता प्रदान करती है। फिर हमारा डाइजेशन होता है वो स्टिमुलेट होता है। डाइजेशन अच्छा होने की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होता है। और मेटाबॉलिज्म जैसे स्ट्रांग रहेगा तो पाचन की क्रिया भी है वो इतनी तेज रहेगी। तो उसके हिसाब से आप जो भी सात्विक फूड ले रहे हैं, हमें कई बार प्रश्न होता है कि हम तो अच्छा सात्विक फूड खा रहे हैं फिर भी हमें क्यों बीमारी आती है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। तो ये सात्विक फूड सिर्फ खाने मात्र से अच्छे से नहीं होता, उसको हमें अच्छे से पचाना भी होता है। और पचाने के बाद जो हमारे शरीर में उनमें से क्रमशः जो सात धातु बनती है, जो है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य, शुक्र। तो वो सारी सातों सात धातु जो क्रमशः बनती है, उसको भी हमें अच्छे से बने और उसका लाभ शरीर को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्राप्त भी होना चाहिए। तो ना कि केवल अच्छा फूड लेने से यहाँ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। कोविड में हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से लोगों में प्रॉब्लम होती थी, और प्राणायाम करने से उसमें से वो निजात रोग से पा सकते थे। तो ये भी प्रयोग लोगों ने काफी आजमाया हुआ था प्राणायाम करके। तो आसनास सब हम जब जब करते हैं तो इनमें से काफी सारी एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड होती है। तो हमें आसनास है वो रेगुलर करने चाहिए। अब बस सवाल आता है कि कितने करने चाहिए। तो जब भी हमें हमारे प्रजनन तंत्र को मजबूत करना है, तो हमें ये छह आसन जो है उसका जो कहते हैं ना, वो आसन का पोज उस हिसाब से है कि हमारे शरीर के जो पेल्विस है, वुमन के बॉडी के जो पेल्विस है वो एक ऐसे हड्डियों का ढांचा रहता है, रिंग रहती है, कि उसके अंदर वो हमारे थाई और हिप्स दोनों को जुड़े रखता है। और उसके बीच ही नाभि के नीचे और हमारे सी लाइन तक हमारे सारे प्रजनन तंत्र पूरा रहता है। तो ये पेल्विक एरिया के अंदर ही फिलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस, यूरेथा, फिर क्या बोलते हैं, सर्विक्स और रेक्टम, वेजाइना सब जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो आसन 6 है उसमें हमारा जो पेल्विक का एरिया है, आप सारे पोज करके देखिए और उसको देखिए कि पेल्विक का एरिया है वो प्रेस होता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है, और ये हमें समझ में भी आता है कि वो प्रेस होने की वजह से वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ये जो सारे हमारे बॉडी के अवयव है वो मजबूत होते हैं।
सूर्य नमस्कार करने से हमारी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो एक्टिव होती है, और हमारे कुंडलिनी के चक्र जो होते हैं, सातों चक्र, वो बैलेंस रहते हैं, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है। तो सूर्य नमस्कार हर एक को करना चाहिए। तो जो भी हमारा क्रम रहेगा आसन करने से पहले का, वो क्रम रहता है कि पहले हम थोड़ी सूक्ष्म क्रिया करेंगे, फिर थोड़ा वार्म अप के लिए हमें जो कहते हैं कि बटरफ्लाई पोज है, वो बहुत बढ़िया रहता है प्रजनन तंत्र को मजबूत करने के लिए। तो वो करेंगे, और उसके बाद हम सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। अब बात यहाँ आती है, तो सूर्य नमस्कार कर तो ले, लेकिन उसको हमें स्पीड से नहीं करना चाहिए। वो 12 आसन है, उसको क्रमशः हम श्वासोश्वास की क्रिया के रिदम के अनुसार करेंगे। श्वास को भरते हुए करना है कोई आसन, फिर उसको होल्ड करना है आसन को, फिर श्वास छोड़ते हुए हमें दूसरे आसन में जाना है, उसको होल्ड करना है, फिर श्वास भरते हुए हमें चौथे आसन पे आना है, उसको होल्ड करना है। यानी कि वो 12 के 12 आसन हमें क्रमशः श्वासोश्वास की क्रिया को ध्यान में रखते हुए और होल्ड के साथ करने हैं। ऐसे ही स्पीड स्पीड में कर लिए तो उसका कोई हमें फायदा नहीं मिलता है। जो भी करे थोड़ा करें, हम 1 राउंड करें, 2 राउंड करें, 5 करें, 11 करें, बट उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज करते हैं, हम टाइम निकालते हैं, तो उसका लाभ भी हमें मिलना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार है, ये एक ऐसा पैकेज हमें दिया गया है ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के रूप में, कि हम कुछ भी ना करें और हर रोज सूर्य नमस्कार के राउंड करते रहे, हमारी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार करना है। देखिए, हमने आज ये देखा, वीडियो से जुड़े, और हमने सुना कि भाई सूर्य नमस्कार करने चाहिए, और कल से ही हम एक साथ 11 राउंड कर लिए, 21 राउंड कर लिए, तो क्या होगा, बॉडी पेन होगी, हमारे मसल्स है वो टूटेंगे फूटेंगे, पेनफुल रहेगा। तो ऐसे नहीं करना है कि आज हमने 3 राउंड किए, फिर 2 दिन बाद हमने ऐड किए 5 राउंड किए, फिर 2 दिन बाद हम जब बॉडी हमारा ऐसे उस आसन को करने के लिए कैपेबल हो जाता है, उसके बाद हमने 11 राउंड किए। तो 2 3 4 दिन हमने 11 राउंड पे चलाए, फिर इसमें 2 ऐड किए, 4 ऐड किए, तो उस हिसाब से हमें हमारी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार सूर्य नमस्कार के राउंड करने चाहिए। और ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए नहीं कि देखिए, हम हर बार शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक है। और शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य अगर अच्छे रहेंगे, तो मैं हर बार मेरे लेक्चर में बताती हूँ कि ये दोनों स्वास्थ्य अगर अच्छे हैं, तो आर्थिक स्वास्थ्य भी आज के जमाने में काफी जरूरियात रहती है, तो वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। और आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो फिर हम हमारे अगले स्वास्थ्य यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर बढ़ पाएंगे। तो सूर्य नमस्कार करने के बाद फिर हमें कोई प्रजनन तंत्र से जुड़ी बीमारी है या नहीं है, और कोई आसन आप करते भी है, तो साथ में ये 6 आसन जो आपको दिखाए गए हैं, उसको आप क्रमशः जोड़िए। 3 3 बार आसन को आप रिपीट कीजिए राउंड में, कि 1 राउंड 6 आसन का किया, फिर दूसरा राउंड किया, फिर आपको बॉडी कहती है कि भाई थकान महसूस हो रही है, तो नहीं करने हैं, अगले 2 3 दिन के बाद आप उसमें अगेन 1 राउंड को ऐड कीजिए। तो ये सारा पैकेज मैंने जो आपको बताया, बात बताई, ये इसके फायदे भी हमने जाने। तो बस एक ही है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द पीरियड हमें ये आसन वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप कभी भी अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के समय सूर्य की सामने खड़े रहकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके मेट के ऊपर खड़े रहकर अगर आसन करेंगे, तो उससे हमें सूर्य स्नान का भी लाभ मिलेगा, जो अपने आप में एक अलग ही चिकित्सा है। आज का हमारा सब्जेक्ट सिर्फ योगा नहीं है, पंचमहाभूत भी है। तो ये 5 एलिमेंट्स है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। तो अग्नि तत्व की प्राप्ति हमें सूर्य स्नान से होती है, और हमारे शरीर का 9 अग्नि है, तो ये 9 अग्नि जो है वो अच्छी से
कार्यरत रहते हैं। तो हमारी सात धातु के अग्नि, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि, वीर्य, और ये सातों सात धातु के अग्नि है। फिर हमारा जठर का आठवां अग्नि है, और पूरा हमारा शरीर का काया का अग्नि है। तो ये नौ अग्नि है, वो भी हमें सूर्य स्नान से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमें अगले चरण पे आएंगे। पतंजलि ऋषि का अगला चरण उसने हमें दिया है प्राणायाम। तो आज प्राणायाम का हम यहाँ पे अभ्यास भी करेंगे, और एक एक बार मैं सारे अभ्यास आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको लगे। आप देखिए, फिर सर्च करके भी आपको मिल सकते हैं। तो अब इसमें भी एक तीन हमने कैटेगरी की हुई है कि जो महिलाएं, अब देखिए, मासिक धर्म है, वो तो ऐसे महिलाओं के लिए वरदान रहता है ना। साउथ में बेटियां जब पहली बार रजस्वला होती है, तो एक बड़ा सा फंक्शन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, उसको उपहार देते हैं। तो ये बाल्यावस्था में से किशोरी अवस्था में वो तब आती है जब वो मासिक धर्म में शुरू होती है। उसके बाद स्त्री तभी संपूर्ण कही जाती है जब वो एक माँ बनती है, ठीक है। बच्चे को जब वो जन्म देती है, माँ बनती है, तब वो संपूर्ण स्त्री कही जाती है। तो आजकल देखिए, इनफर्टिलिटी की भी ज्यादा समस्याएं आ रही है। तो इसमें भी हमें काफी मदद मिल सकती है आसन और प्राणायाम से। आसना वगैरह करने से हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, और उसके साथ हमें मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारी ओवरीज को कमांड मिलते हैं कि भाई जाओ, जाके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से हार्मोन्स को बनाओ, बढ़ाओ, सिक्रीज करो, टाइम टू टाइम उसको रिलीज करो, जिससे हमारी पीरियड की साइकिल है वो नियमित रूप से चल सके। तो उसके अंदर हम हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज अच्छे से डे बाय डे जाता रहे, और इस उस कमांड को अच्छे से निभाती रहे, उसके लिए हमें हमारे अलग से मेंटल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो प्राणायाम जो है, प्राणायाम के लिए पतंजलि ऋषि ने बोला है कि प्राण वत्ता आयाम, हमारे प्राण को हमें किस तरह से चलाना है। प्राण यानी कि हमारे शरीर की जो श्वासोश्वास की गति है, उसको हमें किस तरह से अपने हिसाब से चलानी है, जैसे कर वो हमें उसका पूरा लाभ ले सके। अब देखिए, हम जानते हैं कि कछुआ है, कछुआ हजारों साल जीता है, क्योंकि उसके श्वास है वो गहरे और लंबे हैं, ठीक है। और उसके सामने हम कुत्ता ले लेते हैं, तो कुत्ता के श्वास एकदम स्पीड में भी है, और छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो हमने दोनों को देखा है, कछुओं को भी देखा है, और हमने कुत्ते को भी देखा है। तो हमें किस कैटेगरी में जाना है? देखिए, भाग दौड़ की जिंदगी है, आपको पता भी नहीं चलता कि हम श्वास कैसे स्पीड से ले रहे हैं। इसका एक हमारा जो श्वास, एक मिनट के अंदर हमें करीबन 15 से 18 तक सांसें लेनी चाहिए। जो गहरी लंबी सांसें लेने की हमें आदत लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जब भी मन में आए काम करते हुए तब हमने गहरी सांस ले ली, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे से ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, एकाएक तो प्रैक्टिस में आएगा नहीं। तो अब हमें प्राणायाम को मासिक धर्म के अंदर किस तरह से उसको हेल्प में लाना है। तो किन तीन कैटेगरी हमने की है कि जो महिलाएं स्वस्थ है, जिसका मासिक नियमित रूप से अच्छे से चल रहा है, तो उसको और भी अच्छे से चले, उसके लिए क्या करना है। तो इसमें तीन प्राणायाम है। अभी मैं बता देती हूँ, आपको लिखने में आसान रहेगी, फिर हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम है जो स्वस्थ महिलाएं हैं और उसको और भी स्वस्थ लॉन्ग टाइम के लिए रहना है, उनके लिए ये नियमित रूप से करनी चाहिए। हमारे प्रजनन तंत्र की अकॉर्डिंग बता रही हूँ। फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि जिसको दिक्कत होती है कि पीरियड बहुत ज्यादा आता है, जल्दी से आ जाता है, ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है। तो उसके प्रकृति के अनुसार हमें उसको ठंडक प्रदान करे, ऐसे प्राणायाम करने चाहिए।
जिसमें चंद्र वैदिक प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है और शीतकारी प्राणायाम है। तो ये तीनों जो प्राणायाम है वो हमें उसमें ऐड करने हैं। जो तीन पहले बताए वो तो करने ही है, बट ये तीन प्राणायाम चंद्रवेदी, शीतकारी और शीतली प्राणायाम हमें ऐड करने हैं। उसके बाद ऐसी महिलाएं भी है जिसको पीरियड बहुत ही कम आता है, ज्यादा दिन महीनों के बाद आता है। कई बहनें ऐसी होती है कि 3 3 4 4 महीने में एक बार पीरियड आता है। फिर किसी महिलाएं ऐसी भी होती है कि जिसको पीरियड आता तो है, 27 25 दिन की साइकिल है उसकी, बट उसके ब्लड का फ्लो बहुत ही कम रहता है। तो उस समय उसको हमें सूर्य भेदी प्राणायाम जो है वो सूर्य भेदी प्राणायाम हमें ऐड करना है। ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी रहेगी। गर्म प्रकृति वाले लोग हैं उसको ठंडक प्रदान करने वाले प्राणायाम, और जिसकी ठंडी प्रकृति है उसको गर्मी प्रदान करने वाले प्राणायाम करने चाहिए। तो हम आगे देखेंगे कि किस हिसाब से हमें प्राणायाम करने हैं, उसका हम प्रैक्टिकल ले लेते हैं। जी। क्षमा हाँ करें, दीदी। फोरम में एक प्रश्न यहाँ पूछना चाहूंगी। जो जैसे आपने बताया कि जिसकी गर्म प्रकृति है उसको ठंडक प्रदान करने वाले प्राणायाम, और जिसकी ठंडी प्रकृति है उसे अग्नि या गर्मी प्रदान करने वाले प्राणायाम करना चाहिए। तो क्या हम ठंडी प्रकृति को, जो कफ प्रकृति है उसे ठंडी प्रकृति कहते हैं, और जो पित्त प्रकृति है उसे गर्म प्रकृति कहते हैं, या किसे ठंडी और गर्म प्रकृति कहा जाता है? जी। ये वात पित्त कफ के संदर्भ में नहीं है, ये सिर्फ ब्लड फ्लो किस तरह से आ रहा है उस संदर्भ में मैं बात कर रही थी कि किसी को ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, 15 दिन हो गए और वापस पीरियड में आ जाते हैं, ऐसी जिसको मासिक की प्रकृति है उस मासिक की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। ये खुराक लेने के बाद जो हमारे शरीर के त्रिदोष है वात पित्त कफ, उसके अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही है। ये हमारे पीरियड की जो आने की ब्लीडिंग की जो होने की प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। जी। किसी महिलाओं को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को जल्दी आता है, किसी को बहुत 3 महीने 4 महीने के बाद आता है। तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, बट आगे जाके जब उसको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तब दिक्कत हो गई। लॉन्ग टर्म ये चलेगा तो आगे जाके दिक्कत रहती है, और ये समस्या धीरे 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 कब इनफर्टिलिटी में परिवर्तित हो जाती है वो हमें पता नहीं चलता है। जी। तो ये उसके अकॉर्डिंग है। जी, जी। धन्यवाद। तो हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कि कपालभाति प्राणायाम है। तो कपालभाति प्राणायाम में हमें करोड़रज्जु को, स्पाइन को स्ट्रेट करना है। दोनों हाथों में हमें ज्ञान मुद्रा बना के हमारे घुटन के ऊपर रखनी है। आंखों को बंद करके, मन को शांत करके, लंबी गहरी सांस भर के हमें यहाँ पे सिर्फ सांस को छोड़ने के और ही ध्यान केंद्रित करना है। श्वास अपने आप भर जाएगी, हमें सिर्फ छोड़ने के लिए ही ध्यान करना है कि सांस बाहर आएगी, और जब ब्रीदिंग हमारी बाहर आएगी तब पेट अंदर जाएगा। दो ही नियम है, पेट अंदर जाना चाहिए और सांस बाहर छूटनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे आंख बंद करके लंबी गहरी सांस भरेंगे। तो ये कपालभाति प्राणायाम है। दो नियम खास याद रखने हैं। सांस बाहर छूटनी चाहिए, जैसे कि हमने मोमबत्ती हमारे नाक के आगे रखी है थोड़ी दूरी पे, और हमें उससे हमारी सांस से बुझानी है। तो उसमें हमें सिर्फ ऐसे ही फ्लो करना है कि वो मोमबत्ती को बुझाते हैं। इस तरह से हमें सिर्फ श्वास को बाहर की ओर ही छोड़ना है। उसको संस्कृत में रेचक भी बोलते हैं। हमें ओनली रेचक की क्रिया ही करनी है। ठीक है। ये कपालभाति प्राणायाम है। उसके बाद हर महिला को करना चाहिए वो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के कई फायदे हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमें इस तरह से, बीच की जो 2 उंगली है उसको हमें हमारे नाक के पास आंख के मूल भाग में रखनी है। फर्स्ट फिंगर है वो हमें आईब्रो के ऊपर रखनी है। लिटिल फिंगर है वो हम हमारे गाल के ऊपर रखेंगे। और ये 2 थंब जो है
ठीक है। ये दोनों थंब को हम अपने कान को हल्के से प्रेस करके बंद करेंगे, यानी कि हमें हमारी सारी इंद्रियों को बंद करना है, आंख को बंद करना है और कान को भी बंद करके बाहर का कुछ सुनना नहीं है। फिर लंबी गहरी सांस भरनी है और जीभ को, हमारी जो टंग है उसको ऊपर तलवे पे अड़ा के, ठीक है, और हमें म शब्द का उच्चारण करना है मुंह को बंद करके। देखिए इस तरह से ये पोजीशन रहेगी, ये साइड में से कान से हम प्रेस करके बंद करेंगे दोनों, लंबी गहरी सांस भरेंगे। जैसे भंवरा है वो गुंजन करता है, ऐसे ही हमें गुंजन करना है और अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं, जो हमारे गले के ऊपर के पूरे चेहरे के ऊपर के भाग में वाइब्रेशन क्रिएट होगी और हमारे बॉडी के जो हॉर्मोन्स है वो भी बैलेंस होंगे। और मन में एक आप सिर्फ 5 राउंड करके देखिएगा, आपके मन में ऐसे सडन ही शांति हो जाएगी। अभी कभी भी आपको गुस्सा चढ़ेगा तो आप ऐसे 5 राउंड भ्रामरी के कर लीजिए, तो सडनली आपका मन है वो काम हो जाएगा, आप एकदम से शांत हो जाएगी। और ये कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है, तो बच्चों के लिए तो ये वरदान समान है, क्योंकि ये बच्चे बहुत भाग दौड़ करते रहते हैं और पढ़ाई में कहीं भी कंसंट्रेट नहीं करते, तो कंसंट्रेशन पावर भी ये बढ़ाता है। तो भ्रामरी है वो सबको नियमित रूप से करनी चाहिए। फिर सभी प्राणायाम का जिसको राजा बोलते हैं वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ठीक है। तो उसमें हमें लेफ्ट नोजल से श्वास को भरना है, राइट नोजल से श्वास को छोड़ना है, राइट नोजल नोजल से ही श्वास को वापस भरना है, फिर लेफ्ट से उसको छोड़ना है, ठीक है। इनहेल टू लेफ्ट, एक्सहेल टू राइट, इनहेल टू राइट एंड एक्सहेल टू लेफ्ट। तो ये उसका क्रम है, हम उसे करके देखते हैं। ये प्राणायाम जो है वो हमें प्रणव मुद्रा के साथ करना है, ठीक है। जिससे कारण नाक को बंद करने के लिए हम थंब का यूज करेंगे और ये रिंग फिंगर का यूज करेंगे। थंब और रिंग फिंगर का ही यूज करना है, हमारी स्पाइन को स्ट्रेट करना है। दूसरा जो हमारा लेफ्ट हैंड है उससे हम एक, ये अपान मुद्रा है, देखिए ये निष्कासन की मुद्रा है। अपान मुद्रा, अपान वायु का जो काम रहता है शरीर में से टॉक्सिन को बाहर निकालना, क्योंकि उसका प्रवाह नाभि के नीचे की ओर रहता है। शरीर में 5 प्रकार के वायु रहते हैं, तो ये पांचों वायु में से जो अपान वायु है उसका कार्य है बॉडी को डिटॉक्स करने का, अपान का कार्य है, निष्कासन का कार्य है। तो ये मासिक धर्म का जो ब्लीडिंग का कार्य भी होता है वो भी एक डिटॉक्स क्रिया ही होती है, मल का निष्कासन ही रहता है। तो ये अपान वायु में हम करेंगे, इसका भी हमें प्रयोग करना है अपान वायु का। तो लेफ्ट हैंड में अपान वायु करेंगे, राइट हैंड में हम प्रणव मुद्रा करेंगे, करोड़ रज्जु को सीधा करेंगे। ये एक राउंड में आपको करवा के दिखाती हूँ। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, अपने हाथ को पेट से ऐसे लगा के शांत मन से इतनी धीरे से और गहरी सांस भरनी है कि आपको खुद को भी पता ना चले कि आपने श्वास भरी है और श्वास को छोड़ा है, ठीक है। स्पीड नहीं करनी है। तो हम राइट नोजल को थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, पूरा करेंगे। लेफ्ट नोजल को हम रिंग फिंगर से बंद करके राइट से एक्सहेल करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। फिर वहीं से सांस को भरेंगे, इनहेल करेंगे। थंब से राइट नोजल को बंद करना है, लेफ्ट को खोलना है और उसे लेफ्ट से एक्सहेल करना है। सेकंड राउंड, इनहेल टू लेफ्ट,
exhale to right, inhale to right, exhale to left, रिलैक्स। तो याद रखना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट से ही हमें खत्म करना है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है जो हमारा शरीर के दो भाग होते हैं। एक चंद्र नाड़ी होती है लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है। तो ये दोनों को बैलेंस करके जो बीच की हमारी स्पाइन में चलने वाली सुषुम्ना नाड़ी नाड़ी होती है, उसको वो बढ़ाने की ये प्राणायाम है। बैलेंस करके उसको चालू करने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। तो इस प्राणायाम से हमारा चंद्र शरीर और सूर्य शरीर दोनों बैलेंस होते हैं। तो शरीर के अंदर गर्मी भी है और ठंडक भी है, दोनों को ये बैलेंस करता है। तो हमें अध्यात्म की ओर भी अगर जाना है तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और उसके बाद हमारे कुंडलिनी के सातों चक्र है वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं, बैलेंस होते हैं और जागृत होते हैं। तो ये एक अलग सी बात है, बट हमें हमारे सारी हेल्थ के लिए, प्रजनन तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम है जो हर रोज इसका अभ्यास करना है। ठीक है। फिर ठंडक देने वाले जो प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। उसमें भी ऐसे हमें लेफ्ट से अपान वायु मुद्रा करनी है, फिर थम का ऐसे प्रणव मुद्रा के अंदर। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या करना है, करोड़रज्जु को सीधा करिए, मन को शांत कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, लेफ्ट नोजल से सांस को भरना है और लेफ्ट से ही सांसों को छोड़ना है। तो चंद्रभेदी में इनहेल टू लेफ्ट और एक्सहेल टू लेफ्ट, हमें सिर्फ लेफ्ट साइड के बॉडी का ही उपयोग करना है, जिससे हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ठंडक बढ़ जाए और गर्म के वजह से जो हमारे पीरियड जो ज्यादा आ रहा है, फ्लो ज्यादा आ रहे हैं, उसको हम बैलेंस कर पाए। उसके अलावा दूसरा जो है वो है शीतली प्राणायाम, जिसमें हमें टंग का यूज करना है। तो इसमें दोनों हाथों में हम अपान वायु मुद्रा करके हमारे पैरों पे रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। हमें टंग को ऐसे फोल्ड करना है जैसे हम विसल बजाते हैं ना, तो बाहर थोड़ी सी निकाल के उसको विसल बजाते हैं उस हिसाब से पाइप की तरफ फोल्ड करना है और उस पाइप में से हमें श्वास को भरनी है। फिर सांस अंदर चली गई, इनहेल हो गया, उसके बाद टंग को फिर से हमें ऊपर तलवे की ओर लगा के नाक से सांस को छोड़ना है। तो हम इसे प्रयोग में देख लेंगे, शीतली प्राणायाम है ये। अगेन दूसरा राउंड करेंगे स्लोली। तो ये है शीतली प्राणायाम। इसको करने से शरीर के अंदर और भी हमारे चेहरे, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा जो शरीर है यहाँ पे ऐसे तुरंत ही हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं, बाहर का वातावरण गर्म है, फिर भी हम जो सांस ले रहे हैं, सलाइवा जो हमारे जिभ में होती है, टंग में, तो उसके अंदर से ये ठंडक प्रदान करके जाती है। फिर इसी हिसाब से हम अगला हमारा थर्ड वन जो है ठंडक का, तो वो है शीतकारी प्राणायाम। तो उसमें हमें लिप्स को खुला रखना है, दांतों को बंद रखना है। ठीक है। दोनों हाथ में वही अपान मुद्रा करेंगे, पैरों पे रहेंगे, रखेंगे, करोड़रज्जु को, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, फिर ये पोजीशन लेंगे। फिर हमें इनहेल करना है, मुंह को बंद करके स्माइली फेस के साथ स्लोली एक्सहेल करना है। ठीक है। चलिए, डीप ब्रीथ,
अगेन दूसरा राउंड, पोजीशन। तो ये शीतकारी प्राणायाम था। अब सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, जो जिसको पीरियड कम आ रहे हैं, 3 महीने 2 महीने के बाद आ रहे हैं, तो उसको शरीर की प्रकृति को थोड़ी हीट जनरेट करनी है, गर्म करनी है। तो हमें सूर्य भेदी, सूर्य नाड़ी को एक्टिव करने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। उसमें हम लेफ्ट हैंड में ऐसे अपान वायु मुद्रा करके हमारे पैरों पे रखेंगे, और प्रणव मुद्रा करेंगे हाथ में। और यहाँ पर भी हमें यूज करना है कि हमें सांस जो भरनी है, पूरक करना है, उसको हम राइट नोजल से सांस को भरेंगे। ठीक है, हमारा सूर्य जो शरीर है, राइट नोजल है, वहां से सांस को भरना है, होल्ड करना है, और उसके बाद लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, चलो हम अब करके देखते हैं 2 राउंड। मन शांत रखेंगे, बहुत आराम से करेंगे। तो प्रणव मुद्रा है, हम लेफ्ट नोजल को बंद करेंगे रिंग फिंगर से, और राइट नोजल से सांस को भरेंगे। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट को खोल के लेफ्ट नोजल से हम एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। दूसरा राउंड, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस भरी, राइट को बंद किया, और लेफ्ट से सांस को छोड़ा। तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम है। इसके साथ साथ हमें कपालभाति, भ्रामरी और अनुलोम विलोम तो करने ही है। अब देखिए, ये सारे प्राणायाम का हमने अभ्यास किया है, तो ये अभ्यास कितनी देर करना चाहिए? तो हर एक के राउंड करने हैं। जैसे कपालभाति के हमने राउंड किए कि कोई 20 बार से शुरुआत करनी है, कि 20 स्ट्रोक बाहर फेंकने हैं, राइट। तो कपालभाति 20 है, फिर आपकी बॉडी की कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाए उस हिसाब से आपको बढ़ाते जाना है। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम के 5 राउंड किए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के 5 राउंड किए। तो इस तरह से हमें डेली सभी प्राणायाम के 3 या फिर 5 राउंड करने हैं, और उसके बाद उसको क्रमशः हमारी बॉडी की क्षमता के अनुसार, समय के अनुसार हमें बढ़ाता जाना है। और ये थे सारे प्राणायाम। ठीक है, तो इसका हम नियमित से अच्छे से प्रयोग करेंगे, और फिर अगले लेक्चर में आप बताएगा कि आपको भी इसके क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। सारा पैकेज जो आज के सेशन में हम बताएंगे, इसके बाद थोड़ा ध्यान रहेगा, तो वो सब 1 घंटे का पूरा पैकेज है। ठीक है, कि आप स्टार्ट करते हैं तो वो खत्म भी 1 घंटे के अंदर दौरान हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं रहता है। जैसे भी हमने ऋषि मुनियों ने दिनचर्या दी, तो दिनचर्या की शुरुआत में ही हमें इसको अपना लेना चाहिए, कि रूटीन बना लेना चाहिए। अब देखो, खाना खाने का जैसे हम रूटीन बनाते हैं, सोने का रूटीन बनाते हैं, निशाचर्या भी दी है, उसके काफी नियम दिए हुए हैं। ऋतुचर्या दी, ऐसे रजस्वला परिचर्या दी, गर्भिणी परिचर्या दी। तो ये भी दिनचर्या का एक भाग ही है, जो हमें हर रोज सुबह उठ के, और इसमें एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है। अब देखो, ऐसे सिटी में तो 8 बजे उठने का एक ट्रेंड चल रहा है, कि देर से उठेंगे, रात को लेट तक जागेंगे। तो ये नहीं होता है, कि शाम को हमें थोड़ा जल्दी सो जाना है, और सुबह हमें थोड़ा अर्ली उठना है। जैसे कि हमें मल निष्कासन की सारी क्रियाओं का जो टाइम होता है, वो सुबह का ही होता है, अर्ली मॉर्निंग का, हमारी आंख की सफाई का। तो ये एक कुदरती क्रिया है, बट वो अपने टाइम पर ही होती है। तो हमें भी थोड़ा सब नियम को फॉलो करना है। अगर देखो, सब पृथ्वी पे आते हैं, जीते हैं, निकालते हैं, और लास्ट में मर जाते हैं। जीवन के दौरान बच्चे को जन्म देते हैं, घर बनाते हैं, ऑफिस में काम में भागा दौड़ करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा रूटीन अब आज के लाइफ में हो गया। लेकिन हम जो है, वो इस रूटीन से थोड़ा डिफरेंट करने के लिए बात कर रहे हैं, कि हम भाई जो पृथ्वी पे आए हैं, तो हमारा भी कोई मकसद है।
ठीक है, ऐसे आए, बच्चे को जन्म दिया, घर बनाया, उनके 7 पेटियों का इकट्ठा कर दिया और फिर चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम अच्छे से ये यम नियम वगैरह का पालन करके लास्ट में जब हम कहते हैं ना वानप्रस्थाश्रम, ये बहुत गहन विषय है, लेकिन बहुत ऊंडे नहीं जाते, बट जो वानप्रस्थाश्रम है वगैरह सबको हम स्टेप बाय स्टेप अपना के बच्चों को देके, और ये जो पहले से हमने फ्लो में थोड़ा 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 दिनचर्या में ऐड किया है, तो हमारे जीवन का जो अंतिम तबक्का रहता है 58 60 साल के बाद का, तो वो सब बच्चों को देकर हम अपने जीवन की अगली अगली यात्रा की ओर भी जा सकेंगे। ठीक है, आध्यात्म की ओर फिर हमें मुड़ने में आसानी रहेगी। तो उस आसान मार्ग ऐसे ही तो नहीं, सडन कैसे स्विच चालू किया और हो गया, तो उसका बीज का रोपण करना पड़ता है। तो ये बीज का जो रोपण करना है वो अभी से हमें शुरू कर देना। जी। जी। तो इस ये वाले भाग के बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फोरम। और एक जो हमारा, क्योंकि आज का विषय हमारा इतना बड़ा है कि हमें उसको कम समय के अंदर उसको हमें समेटना है। तो जो आपने पंच महाभूत के बारे में जो बताया था, तो उसमें से अग्नि, आकाश और वायु तत्व को हमने आसन और प्राणायाम के माध्यम से, एक तरीके से कहते हैं, उसका प्रयोग कैसे करें ये हमने जाना। लेकिन जो हमारे जो दो और बड़े, जो हमारे सबसे पास और जो सबसे स्थूल तत्व हैं, वो है पानी और पृथ्वी। तो जल और पृथ्वी, तो जल और पृथ्वी के प्रयोग से किस प्रकार से किया जाता है। हाँ, पंच महाभूत में हम देखेंगे कि देखो, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जी। अ, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में स्थापित है वही हमारे शरीर के अंदर है। हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है और ब्रह्मांड में भी पंच महाभूत उपलब्ध है। तो आकाश, वायु, अग्नि, इन तीनों के बारे में हमने जाना। अब है पृथ्वी और जल के बारे में। तो पृथ्वी तत्व जो है वो हमें बहुत आसानी से प्राप्त है हमारी मिट्टी के रूप में। तो हम जिस जगह पर रह रहे हैं, अरे आप गुजरात में हो, कर्नाटक में हो, साउथ में हो, कहीं पर भी हो, आप जिस भौगोलिक एरिया में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, उस जगह की मिट्टी को आपको यूज करना है। तो हम मिट्टी पट्टी, ये आपको पिक्चर भी दिखाएंगे दीदी। मिट्टी पट्टी जो है वो हमें बनाने के लिए एक थोड़ी सी संक्षिप्त में बोल देती हूँ कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमें अच्छी साफ सुथरी जगह को चूज करना है कि जहाँ पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना किया गया हो। जैसे नदी के कांठे की जगह है, डैम के पास की जगह है, जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही होती है, वहां की जगह पे 2 फुट तक खुदाई करने के बाद हमें मिट्टी निकालनी है, लेनी है। फिर उसको साफ करनी है, पत्थर कंकड़ कचरा वगैरह दूर करना है। अच्छे से सूती कपड़े से उसको छान के और 12 या 16 दिन तक हमें सूर्य में उसको तपाना है, और उसके बाद उसको हमें डिब्बे में स्टोर करनी है। इस तरह से तैयार की हुई मिट्टी को हम लेंगे हमारी जरूरियात के आवश्यकता के अनुसार, और एक कटोरी मिट्टी को हम माटी के ही पात्र के अंदर रात को भिगो देंगे, और सुबह जब हमने ये सब आसन प्राणायाम ध्यान सबका अभ्यास करने के बाद हमारे पूरे स्नान के पहले हमें हमारे पेडू प्रदेश के ऊपर, यानी कि पेट और बॉडी की सी लाइन के बीच में जहाँ पेडू प्रदेश है, वहां पे हमें उसको अप्लाई करना है। उसका थर जो है 1 इंच तक की उसकी चौड़ाई रखनी है। 1 इंच तक, 1 इंच तक का उसका हमें चौड़ाई रख के उस मिट्टी को पूरा हमारे स्टमक टमी एरिया के ऊपर अप्लाई करना है। और इसको टाइम अवधि है, उसका समय है 20 to 30 मिनट तक हमें उस मिट्टी को रखना है। देखो, मिट्टी के तो काफी गुण है, समय की भी मर्यादा रहती है, तो सारे गुण तो नहीं बता सकती। बट मिट्टी जो है ये पेड़ों पे रखने से वो हमारे शरीर के अंदर जो रहना हुआ, आयुर्वेद में बोलते हैं ना, कच्चा आम, जो दोष को बढ़ाता है और बीमारी लाता है। तो ये टॉक्सिन्स जो है, विजातीय द्रव्य जो है, उसको ना संकोचन और विमोचन बॉडी के अवयवों का करके और उसको निकालने के लिए काफी हेल्प करता है ये मिट्टी पट्टी। तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन को निकालने के लिए ये काफी हेल्पफुल है।
और प्रजनन तंत्र को भी ये अच्छे से कार्यरत करता है मिट्टी पट्टी। तो मिट्टी पट्टी हम कर सकते हैं, और इसके हम एसी और फैन के नीचे मिट्टी लगाने के बाद तुरंत हमें रहना नहीं है। ऐसे ही खुली हवा में नॉर्मल टेम्परेचर में रूम में हम रहकर भी मिट्टी पट्टी कर सकते हैं, और 20 से 30 मिनट तक करके उसको फिर साफ कर लेना है। इसी तरह से ये हुआ मड थेरापी हमारा पृथ्वी तत्व। फिर हम ऐसे हमारे जल तत्व का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगली पिक्चर जो है वो आपको पेट की पट्टी की दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो इसमें हमें एक वाइट कलर का सूती कपड़ा लेना है, और उसको नॉर्मल टेप वाटर के अंदर भिगो के निचोड़ के उसको हमें पेट के फरते लपेट की तरह बांध देना है। देखिए सबके पास ऐसे रेडीमेड लपेट भी आती है, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये खादी का टॉवल ले लिया, उसको हमने हमारे स्टमक पेट के जो पेडू प्रदेश है उसकी साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड करके उसको पानी में भिगो के निचोड़ के उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके ऊपर हमें ऊनी कपड़ा लेना है, ऊन के मटेरियल का कपड़ा लेकर उसको हमें लपेट लेना है सूती कपड़े के ऊपर। इससे क्या होता है कि हमारे जो पानी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है, और शरीर के अंदर रहे हुए कच्चे आम को वो पचाने लगता है, और उसको फिर बाहर भी मूव कर देता है। तो ये बॉडी के टॉक्सिन को निकालने की भी एक तेज प्रक्रिया कर देता है। तो आसान प्राणायाम ध्यान वगैरह करने करने के बाद हमें ये दोनों में से किसी एक को आप अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को आप अपनाएं। आप ये पानी पट्टी भी लगा सकते हैं, और मिट्टी पट्टी भी लगा सकते हैं। और फिर पानी का एक और उपयोग है कटी स्नान है, कि पानी के टब के अंदर बैठना है, और हमारे पेडू प्रदेश को 15 से 20 मिनट तक ऐसे टब में बैठना है, जहाँ पेडू प्रदेश हमारा जो है वो पानी के अंदर रहे। तो ये भी बहुत अच्छा हमारे प्रजनन तंत्र को, हमारे यूट्रस वगैरह को हेल्दी करने में फास्ट रिजल्ट मिलता है। इसके साथ हम नाभि पूरण रात को सोते वक्त कर सकते हैं। नाभि के ऊपर 4 या 5 बूंद हम गाय के शुद्ध घी की लगा सकते हैं, और उसके बाद 10 मिनट उसको हम नाभि के ऊपर रख के ये रिंग फिंगर से हम नाभि के फरते उसको 1 या 2 इंच के घेरावे तक इसको मसाज करके पूरा घी पेट के अंदर उतर जाए, उसे इसे हमें मसाज करना है। तो ये नाभि पूरण है। उस तरह से हम नश्य कर सकते हैं। लेकिन नाभि पूरण बहुत जरूरी है हमारे मासिक के धर्म के कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो आप नाभि पूरण कीजिए, पेट की पानी पट्टी लगाइए, तो उसमें बहुत ही हमने रिजल्ट लिए हैं। और कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकती हूँ कि आप ये 3 महीने कीजिए आसन प्राणायाम वगैरह के साथ साथ पानी पट्टी कटी स्नान और नाभि पूर्णता को एकदम इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके साथ हम नश्य भी कर सकते हैं। रात को सोते वक्त नाभि में जो बूंदे डाली गाय के घी की, इसी तरह से हमारे गुरुकुल संस्कृत आर्य गुरुकुलम में नश्य के ड्रॉप आते हैं, तो दोनों नोजल के अंदर लेफ्ट और राइट में 2-3 बूंद हम ऐसे नश्य की भी डाल सकते हैं। गाय का शुद्ध घी अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं नश्य के रूप में। तो नश्य जो है, नाक जो है वो ब्रेन का द्वार माना जाता है। ब्रेन में पहुंचने के लिए हमें नाक के थ्रू जाना है। तो औषधि काफी जल्दी आपको रिजल्ट देगी। तो नाभि पूरण और नश्य भी आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप सिरोधारा भी कहीं आसपास में अवेलेबल है तो करवा सकते हैं, उससे भी आपको रिजल्ट काफी जल्दी प्राप्त होता है। जी अंशु जी। तो इससे एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहूंगी डॉक्टर खोरम, कि ये जो आपने तीनों जो हमको अभी चिकित्सा के जो उपाय बताए, जिसके अंदर नाभि पूरन, नस्य और शिरोधारा, और विशेष रूप से जो नस्य और जो शिरोधारा है, क्या ये जिनको हम अपने हार्मोनल ग्लैंड्स बोलते हैं, ये क्या उस पे कार्य करती है, या बेसिकली मेरा प्रश्न ये है कि किस पे कार्य करती है जिसकी वजह से हमको ये लाभ प्राप्त होता है? नश्य और सिरोधारा जो है वो हमारे शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के काम करती है।
और हमें मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। तो हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां है उसको अच्छे से कमांड भेज सकती है, अच्छे से कमांड भेज सकती है कि भाई आप अपना कार्य इस हिसाब से कीजिए, इस हिसाब से कीजिए, ठीक है। प्रजनन तंत्र को भी मैसेज पास होगा। अगर हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे तो फास्ट ये कार्य रहेगा कि भाई आप अपने एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे कमांड है वो अच्छे से पास होंगे। तो इसके लिए सिरोधारा है वो रामबाण इलाज है और नश्य भी है वो रामबाण इलाज है। ब्रेन को, हमारे मेंटल हेल्थ को, हॉर्मोन्स को, दोनों में वो बहुत अच्छे से कार्य करता है। जी, जी। धन्यवाद और डॉक्टर फूलन। इसको, हाँ जी। जी, साथ मुझे लास्ट एक ऐड करना है कि हमारे शरीर की जो निष्कासन की क्रिया है, जो हम पसीने के थ्रू करते हैं, ये मल के थ्रू करते हैं, मूत्र के थ्रू करते हैं, ठीक, ये सब जगह ऐसी होती है जहाँ से हमारे शरीर के टॉक्सिन बाहर आते हैं। तो इसका कार्य अपान वायु करता है। तो हमारे मासिक धर्म भी है, वो भी अपान वायु को हमें बैलेंस करना चाहिए। तो एक ऐसी औषधि है जिसको हमें माता का नाम दिया गया है ना, हरडे है, उसको औषधियों की माता बोली जाती है। तो हम हमारे पर्स में अगर कहीं बाहर जाते हैं, काम करते हैं घर में, ऐसे हरडे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खाने में, उसको ऐसे मुंह में रखने का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हरडे लेने से अपान वायु होता है वो शांत होता है और सभी बॉडी के टॉक्सिन है उसको निकलने की क्रिया है वो भी एक सुचारू रूप से अच्छे से शुरू हो जाती है और रहती है। तो ये भी मुझे एक ऐड करना था। तो आप सभी ये जो रूटीन दिया गया है दिनचर्या का, वो सुबह 1 घंटे का टाइम निकालिए और रूटीन फॉलो कीजिए। तो हमने हमारी प्रैक्टिस में काफी देखा है कि 3 महीने तक आप रजस्वला परिचर्या का भी फॉलो कीजिए, साथ में ये रूटीन आसन प्राणायाम ध्यान वगैरह का भी कीजिए। देखो ध्यान में भी ये छूट गया है कि स्वादिष्ठान चक्र जो है, जो हमारे प्रजनन तंत्र के पास आया हुआ है, नाभि के 2 उंगल नीचे, नाभि के 2 उंगल नीचे जो आया है स्वादिष्ठान चक्र, वहां पे हम वम शब्द का उपयोग करके, VAM, वम शब्द का उपयोग करके मेडिटेशन अगर करते हैं तो हमारे प्रजनन तंत्र में भी काफी वाइब्रेशन होंगे और वो अच्छे से कार्यरत रहेगा। हम बच्चों के लिए जो बीज बनने हैं वो सब अच्छे से बनेंगे। साथ में हमारे हॉर्मोन्स के लिए भी हमें ओम आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करके, यहाँ पे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहां पे आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करके ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो हॉर्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे। तो ओम और वम, ये दोनों का प्रयोग करके हम मेडिटेशन करेंगे। ये पूरा पैकेज है। मेडिटेशन लास्ट में करना है, पहले सूक्ष्म क्रिया, आसन, प्राणायाम और फिर लास्ट में हमें 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना है। तो 5 मिनट वम शब्द का उच्चारण करते हुए हम ध्यान लगाएंगे और 5 मिनट ओम शब्द का उच्चारण करते हुए ध्यान लगाएंगे। तो ये पूरा पैकेज रहेगा 1 आवर का। हमारे मासिक धर्म के अकॉर्डिंग जो कोई भी तकलीफ है, रोग होंगे तो वो 3 महीने के अंदर दूर हो जाएंगे। जी। ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खुरम, जो आपने आज ये पूरा क्रम बताया है इन तीनों का मिला के। और रजस्वला परिचर्या, जैसे आपने अपने सत्र में भी कहा कि जो तीन मुख्य चर्या जो बताई जाती हैं या चार मुख्य चर्या जो बताई जाती हैं, रजस्वला परिचर्या है, इस तरह से गर्भिणी परिचर्या है, प्रसूताचर्या है और दिनचर्या है या दिनचर्या प्लस रात्रिचर्या। तो ये जो चार पांच जो चर्याएं बताई हुई हैं, इसमें से जो दो मुख्य हैं विशेष रूप से स्त्री के लिए, साधारण अवस्था में, जब मतलब वो संतान उत्पत्ति के समय नहीं, पर साधारण अवस्था में जो रजस्वला परिचर्या, एक जिसके बारे में हम सब पूरी माहिती देते हैं, बताते हैं, और उस जिन दिनों में रजस्वला परिचर्या नहीं है उन दिनों में जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में अब हमको क्या करना है, विशेष रूप से योग और पंच महाभूत की दृष्टि से, जिसके अंदर हमारा जो यम नियम है वो रजस्वला परिचर्या, और जो अन्य समय पे जो हमारा भोजन आदि का जो हमारा व्यवहार है, उसके बाद जो आसन है, फिर प्राणायाम है, और जो इसी क्रम से जाते हुए कि पहले सूक्ष्म क्रिया, फिर जो है आसन, फिर प्राणायाम और उसके बाद ध्यान, इसी क्रम को, यानी जो जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं या 8 स्टेप्स कहते हैं, उन्हीं उसी सीक्वेंस में उसको फॉलो करके, जो इनमें से जो चार चीजें जो हमको करनी है वो उसी क्रम में रोज करें, नित्य करें,
रजस्वला जब नहीं है उस समय पे, मतलब जब पीरियड्स नहीं हो रहे हैं उस समय पर उसको करें। और यदि कोई व्याधि है, मतलब उस जैसे नॉर्मल नहीं है, जैसे आपने बताया ब्लीडिंग अधिक हो रही है या कम होती है, मतलब जिसको हम अल्प आर्तव बोलते हैं या अति आर्तव बोलते हैं, वो दोनों सिचुएशंस के लिए। और उसके साथ साथ जो, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो गैस बहुत बनती है, तो उसके लिए आपने वायु को कंट्रोल करने की दृष्टि से, उसको रेगुलराइज करने की दृष्टि से जो बताए, वो सारे के सारे बहुत उपयोगी हैं। और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने ध्यान का जो बात बताया, जो मन की जो अवस्था होती है, जिसके लिए जनरली मॉडर्न जो मेडिसिन जिसे बोलते हैं, या जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, या इवन फॉर दैट मैटर मॉडर्न जो हेल्थ की एक्सरसाइज का भी रिजीम है, उसमें उसके लिए कुछ नहीं है। तो अपने जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं जिससे जो सिक्रीशन है, बिकॉज लेडी का जैसे आपने बताया कि सिक्रीशन अलग अलग समय पे होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कमांड देती है ओवरीज को ओव्यूलेट करने के लिए या एग को रिलीज करने के लिए, तो वो जो पूरा तंत्र जो है वो डिस्टर्ब हुआ रहता है। उसको एसेंशियली जो हमारे सारे हार्मोनल के जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए भी जो आपने जो बताया, ये जो वम का ध्यान, माने स्वादिष्टान चक्र पे और आज्ञा चक्र पे, इन दोनों पे जो ध्यान अगर हम रेगुलर रूप से करें, तो वो भी हमारे पीरियड्स को नॉर्मलाइज करता है। और अपने प्रैक्टिस से जैसे आप बताते हैं, और भी जो हमारे साथ वैद्य जुड़ते हैं और जो गुरुकुल से हमको सब प्राप्त होती है, सबने एक एक ही स्वर में एक बात बोली है कि 3 से 4 महीने यदि इसका पालन किया जाए, तो हमें और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही उसको, जो स्त्री है वो स्वयं ही उसको अनुभव करेगी और देखेगी कि उसके जीवन का और उसकी जो स्वास्थ्य की जो कंडीशन है उसमें कितना कितना जबरदस्त जो है वो सुधार आया है। तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि जो आज का जो हमारा विषय था, ये बहुत ही एक गंभीर विषय था। ये बहुत बड़ा विषय है। हमने प्रयास किया है कि हम इसको कम में कर सके, लेकिन आपका भी जो ज्ञान है वो इतना सारा है डॉक्टर फॉरम, कि हम चाहेंगे कि किसी अन्य समय पर हम एक और इसके ऊपर सत्र करेंगे। और विशेष रूप से जो ध्यान वाला जो भाग है, उसको हम एक अलग रूप से हम एक एक लेना चाहेंगे उसको, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब ऋतु के अंदर जो, माने जिसको हम सीजन कहते हैं, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। वर्षा ऋतु का समय जो है वो आ रहा है, और वो गर्भ से और प्रजनन से बहुत क्लोजली जुड़ा होता है। तो जिस समय जिस प्रकार से हमारा नियोजन हो सकेगा, हम एक विशेष सत्र जो है जो ध्यान के ऊपर है, उस पे हम थोड़ा सा इलेबोरेट डिटेल में जाके उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। पर आज जो आपने हमको समय दिया और इतना अमूल्य जो हमारे साथ ज्ञान शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो भी श्रोता हैं उनसे ये एक उनके लिए हम छोड़ सकते हैं कि यदि आपकी कोई प्रश्न हो, क्योंकि ये हमारा पॉडकास्ट क्लोज रूप में है, तो आपके कोई भी जो रिलेटेड प्रश्न है वो आप यहाँ कम्युनिटी पर, जिस जगह पर आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर कम्युनिटी में अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। अपने हमको ईमेल से support@brahmavarchas.org पे भी भेज सकते हैं। और उन प्रश्नों के को लेकर हम डॉक्टर फोरम के पास जाके उनसे उनके क्वेरीज के रेजोल्यूशन लेके आपके लिए हम उसको वहीं प्रोवाइड कराएंगे। तो आपके जो प्रश्न हैं वो आप उसमें बिल्कुल जिस भी प्रकार के प्रश्न है वो आप उसके अंदर छोड़ सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज के इस लंबे सत्र की समाप्ति करते हैं। बहुत ही उत्तम सत्र हमारा आज का रहा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फोरम। नमस्कार। आभार।